अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू दास्तान चैनल पर खुश आमदीद। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, आइए सुनते हैं उर्दू नावल इंतकाम किस्त नंबर 71। मुअज़्ज़िज़ सामीन, आपसे उम्मीद की जाती है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, शुक्रिया। आलम शाह की आंख ठंडक के एहसास से खुली थी। ये ठंडक उस यखबस्ता पानी की थी जिसे होश में लाने के लिए इसके सर और चेहरे पर उंडेला गया था। आंख खुलते ही रोशनी से वास्ता पड़ने पर इसने फितरी रद्दमल के तौर पर दोबारा पपोटों को बंद कर लिया। उठ जा और डशकरे, इधर तेरी सेवा के लिए रात भर रहने का समय नहीं है मेरे पास। जानी पहचानी आवाज समातों से टकराई तो इसने एक बार फिर अपनी आंखों को खोला और आवाज की समत देखा। इसके सामने तकरीबन इसी का उम्र एक स्मार्ट सा जवान खड़ा हुआ था। खिलती हुई रंगत वाले इस दराज का जवान ने जीन्स की पैंट के साथ आधी आस्तीनों की स्याह टी शर्ट पहन रखी थी। आस्तीन से झांकते इसके मजबूत बाजू पर टैटू बने हुए थे, जबकि हेयर स्टाइल किसी फिल्मी हीरो जैसा खूबसूरत था। ऐसे टकर टकर क्या देख रहा है, रकीबू तेरा, और मेरे होते हुए भी तुझे चुटकी भर घास भी नहीं डालने वाली। वो तारुफ ना भी करवाता तो आलम शाही से इसकी आवाज़ के जरिए शनाख्त कर चुका था। वो क्या है ना कि भगवान ने अपने को पर्सनालिटी कुछ ऐसी दी है कि जो लड़की देखते साली मर मिटती है। पर इन मर मिटने वाले में उजाला नियाशा जैसी कोई ही होती है, इसलिए मैंने सोचा कि इसे हाथ से न जाने दूं। साली सुंदर भी है और रुपए पैसे वाली भी। आदमी कैसा ही राजा इंदर हो, किसी न किसी के साथ तो फेरे लगवा ही लेता है, तो अच्छा है इस लड़की के साथ लगवाए जो आपका लाइफस्टाइल बदल दे। मैं भी यही करने जा रहा था कि तुम बीच में उजाला के उम्मीदवार बनकर कूद पड़े। ठीक है, ये तुम्हारे अनजाने की गलती ही, इसलिए मैंने अपने तरीके से तुम्हें वापस पलटने का चांस दिया, लेकिन तुमने ऐसी खाली खोपड़ी के बंदे निकले कि चुपचाप वापस लौट जाने के बजाय उजाला की जासूसी करते हुए इसके पीछे पार्किंग तक पहुंच गए। आई एम श्योर कि तुमने वहां हमारी खासी बातें भी सुन ली थी, इसलिए जब विष्णु ने तुम्हें पकड़ा तो मैंने सोचा कि तुम्हारे वापस जाने में मेरे फ्यूचर को बहुत खतरा है, इसलिए मैं और विष्णु तुम्हें यहाँ लेकर आ गए। वो आलम शाह को कोई सवाल करने का मौका दिए बगैर खुद ही से सारी तफसील बताता चला गया। ये विष्णु कौन है? वो खामोश हो तो आलम शाह मुझसे सवाल फिसला। वो जिसने तुम्हें और तुम्हारे साथी को उल्टा लटकाकर तुम दोनों की खूब खातिरदारी की थी। इसने शायद उजाला के घर में अपना कोई जाली नाम बताया था, लेकिन बस नाम ही जाली था। पुलिस वाला पक्का असली था। इसकी माँ घर का पता तो लग गया होगा तुम्हें। इसके चेहरे पर एक लुत्फ उठाने वाली मुस्कुराहट फैली। मतलब वो भी तुम्हारे जैसा कोई चीटर बंदा है। तुम उजाला की मासूमियत का फायदा उठा के से मोहब्बत का धोखा दे रहे हो, और वो सरकारी वर्दी पहनकर गैर सरकारी काम करता फिर रहा है। आलम शाह को इससे गुफ्तगू शदीद की कोई ख्वाहिश नहीं थी, लेकिन टाइम हासिल करने के लिए गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखना भी जरूरी था। बेहोशी की हालत में इसके हाथ पैरों को रस्सियों से बांध दिया गया था और वो कोशिश कर रहा था कि किसी तरह इन बंदिशों से खुद को आज़ाद करवा ले। पहली बार के बरखिलाफ सुनील का यूं खुलकर सामने आ जाना और इत्मीनान से सारे एतराफ़ कर लेना इसे शदीद खतरे का एहसास दिला रहा था। सुनील की इतनी बेखूफी और बेपरवाही का मतलब था कि इसे इसे कोई खतरा नहीं महसूस हो रहा। क्यों? यह सवाल अहम था और इस सवाल का एक ही जवाब था कि सुनील को यह खतरा नहीं रहा कि वो वापस जाकर किसी को इसके और उजाला के ताल्लुक समेत कोई बात बता सकेगा। यानी इस बार इसने इसे कभी वापस न भेजने के लिए अगवा किया था, और ये बिल्कुल सादा सी बात थी कि वो इसे हमेशा अपने पास नहीं रख सकता था। इसके पास इससे जान छोड़ने का आसान तरीका यही था कि इसे हलाक कर दे, और ये इंजाम बहरहाल इसके लिए काबिल कबूल नहीं था। वेल सेड। सुनील इसका तन सुनकर गुना मानने के बजाय खिलखिलाकर हंसा, फिर बोला, ऐसा कोई खास गैर सरकारी काम नहीं कर रहा मेरा यार। तुम हमारे दुश्मन देश के शहरी हो, वर्दी वाले दुश्मनों को खत्म करने का भी वचन देते हैं। मेरे ख्याल में असल बात यह है कि तुम लोग हो ही घटिया नस्ल और ऐसी हरकतें करके अपने आप को घटियापन का सबूत देते हो। वो कोशिश के बावजूद अपनी बंदिशों को ढीला करने की खातिर खा कामयाबी हासिल नहीं कर सका था, इसलिए झुंझुलाहट का शिकार होने लगा। जितना बोलना है बोल लो, आज तुम्हारे बकबक करने का आखिरी दिन है, इसलिए मैं तुम्हें छूट दे रहा हूँ, वरना खुद ऐसे लहजे में बात करने वालों की जुबान खींच लेता हूँ। मैं और विष्णु। क्या बात है यार, ये मेरा नाम क्यों लिया जा रहा है? इसी पर दरवाजा खोलकर एक सांवली से रंगत का शख्स अंदर दाखिल हुआ और सुनील से पूछने लगा। बस मैं इसको बता रहा था कि अपना यार विष्णु वो है जिसका नाम लेकर माएँ अपने बिगड़े बच्चों को डराती हैं। सुनील के जवाब देने के दौरान आलम शाह विष्णु का जायजा लेता रहा, और इसके दिमाग ने इस बात की तायद कर दी थी कि विष्णु वही पुलिस अफसर था जो नियाशा के घर से इसे और सरमद को गिरफ्तार करके ले गया था। इस वक्त यकीनन इसने अपनी शनाख्त को छुपाने के लिए मेकअप का सहारा लिया था, इसलिए इसकी शख्सियत कदरे मुख्तलिफ नजर आ रही थी। ये भी बताना था कि माएँ ऐसे नहीं डराती। विष्णु उस बंदे का नाम है जिसके आगे बड़े बड़े माई के लालों का मुंह निकल जाता है। इसने अपनी मूछें मरोड़ दी। सिर्फ मुंह क्यों, बदन से आत्मा भी निकल जाती है। यमराज का राइट हैंड है अपना विष्णु। सुनील ने कहका लगाया।
ऐसे तुर्रम खान हो तो मेरे हाथ पांव खोल कर मुझसे मुकाबला करो। छट्टी का दूध ना याद दिलाए तो मेरा नाम बदल देना। आलम शाह ने दुश्मन को जोश दिलाकर होश गंवाने की पुरानी तरकीब लड़ाई। क्यों अपना फलूदा बनाने का सोच रहा है साले? तू अपनी माशूका का कजन इसकी खातिर तुझे आसान मौत देने का सोच रखा है। एक गोली खोपड़ी या सीने में मार दो तो बंदे का आसानी से दम निकल जाता है। विष्णा से मुकाबला करके मरेगा, फिर तेरी एक एक हड्डी तोड़कर तुझे किस्तों में मारेगा, और ये बड़ी दर्दनाक मौत होगी। इसलिए मैं कहता हूँ बाज आ जा। इसके चैलेंज का जवाब विष्णा के बजाय सुनील ने दिया। लगता है मुझे डराकर अपने यार की हड्डी टूटने से बचाने की कोशिश कर रहे हो, आलम शाह ने तमस्कुर उड़ाने वाले लहजे में कहा और विष्णा पर एक हकारत भरी निगाह डाली। खोल दे से सुनील, मेरे हाथों इसका कीमा बनने के बाद तो इलाज ठिकाने लगाने में आसानी रहेगी। मगर यार, सुनील ने इस फैसले पर एतराज करना चाहा। तुम्हारा दोस्त अच्छा भला मर्द है, तुम अगर मगर करके इसे हिजड़ा बनाने की कोशिश क्यों कर रहे हो? सुनील की बात मुकम्मल होने से पहले ही आलम शाह ने जुबान का ऐसा कारोबार किया कि विष्णा के रुखसारों के उजलात रोकने लगे। मैंने तुझसे कहा ना कि सुनील इसे खोल दे, अभी 5 मिनट में इसकी चीता तैयार कर देता हूँ। विष्णा सर्द अंदाज में सुनील को मजीद हिलो हुज्जत नहीं करने दी और वो तोहन कहरान आलम शाह की बंदिशें खोलने के लिए आगे बढ़ा। मुझे तुझ पर तरस आ रहा है। तू किस्मत वाला था जो उजाला की सिफारिश की वजह से एक बार विष्णा के चंगुल से निकल कर चला गया, लेकिन अब तो तेरा इतना बुरा हाल होने वाला कि तेरी आत्मा भी कई जन्मों तक बिलबिलाती रहेगी। बज़ाहिर सुनील इससे हमदर्दी का इज़हार कर रहा था, लेकिन हकीकत में इसका अंदाज चस्का लेने वाला था। आलम शाह ने इसको कोई जवाब नहीं दिया और खामोशी से अपनी बंदिशें काटते हुए देखता रहा। इसके हाथ में छोटे बल का चाकू था, जिससे इसने पहले इसके पैरों की बंदिशें काटी, फिर इसे उल्टा लेटने का हुक्म देते हुए इसकी पुश्त की जानिब बंधे हुए हाथों की बंदिशें काटने लगा। आलम शाह हाथों की बंदिशें कटते हुए नहीं देख सकता था, लेकिन इसकी सारी हिस्सें इस तरह मफजूल थी चुनाचे जैसे ही इसके आपस में जोड़कर बांधे गए हाथों को एक खफीफ सा झटका लगा। इसने किसी सांप की सी फुर्ती से हरकत की और जमीन छोड़कर यूं सुनील से टकराया कि वो लम्हा भर के हक्का बक्का ही रह गया, और फिर इसके मुंह से एक गलीज गाली निकली। इस गाली का जवाब आलम शाह ने इसके जबड़े पर मुक्का रसीद करके दिया, लेकिन खुद इसकी आंखों के आगे भी तारे नाच के। ये विष्णा था जिसने पूरी कुव्वत से लात घुमाकर इसके पहलू में ज़रब लगाई थी। इसके बाद तो गोया इस कमरे में भुचाल ही आ गया। वो दो थे और आलम शाह अकेला, लेकिन वो जानता था कि ये जिंदगी और मौत की जंग है, जिसमें एक लम्हे की गफलत का मतलब था हमेशा की नींद हो जाना। वो इन दो बिखरे हुए सांडों की वहशत का जवाब इसी वहशत से दे रहा था, और जरा सी देर की लड़ाई में इन तीनों ही के हुलिये बिगड़ कर रह गए। खुसूसन सुनील को खासी चोटें लगी थी। इसका निचला होंठ फट चुका था और दाईं आंख भी एक लगने वाले पंच के नतीजे में लहू रंग नजर आ रही थी। इसके हाथ में मौजूद छोटे चाकू का फल आलम शाह के पहले ही हमले में इसके हाथ से निकल गया था, इसलिए वो खाली हाथ लड़ रहा था, लेकिन इसके मुंह से गालियां इस तरह उगल रही थी जैसे कोई भरी हुई बंदूक के कारतूस उगल रही हो। इसके मुकाबले में विष्णा खामोशी से हाथ पैर चला रहा था और ज्यादा भरपूर हमला कर रहा था। हकीकतन आलम शाह को जितनी कारी ज़रबें लगी थी वो विष्णा ही ने लगाई थी। वो सुनील की तरह यूनिवर्सिटी में गुंडागर्दी करने वाला आम सा लोंडा नहीं, बल्कि तरबियत याफ्ता पुलिस वाला था। वो भी यकीनन ऐसा पुलिस वाला जो अपनी मुतशद्दिदाना फितरत के बाइस खासी शोहरत रखता हो। विष्णा की सलाहियतों को मद्देनजर रखते हुए आलम शाह का ज्यादा फोकस इसी पर था, इसलिए जब सुनील पीछे हटा तो इसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। इसकी इस बेध्यानी का सुनील ने फायदा उठाया और गिरकर कमरे के एक कोने में चला जाने वाला अपना चाकू उठा लाया। विष्णा के एक वार का जवाब देते आलम शाह का रुख ऐसा हो गया था कि सुनील की तरफ इसकी पुश्त हो गई। सुनील ने मौका का फायदा उठाया और चाकू पूरी कुव्वत से इसकी पुश्त में घोंपने की कोशिश की। इस नाजुक लम्हे में आलम शाह की खुशनसीबी ने साथ दिया। विष्णा से बरसरे बेकार इसका रुख ऐन वक्त पर जरा सा बदला और सुनील का चलाया हुआ चाकू इसकी पुश्त के बजाय बाजू में उतर गया। आलम शाह के हलक से बेसाख्ता ही एक राह से निकली, जबकि विष्णा ने हलक के बल धाड़ते हुए इसके बाजू में घुमे चाकू पर हाथ डाल दिया। इसके हरकत में आने, चाकू बाजू से निकालने, उस चाकू से दोबारा आलम शाह पर हमला करने में इतनी फुर्ती और मुस्तैदी थी कि आलम शाह को बिल्कुल आखिरी लम्हे में अपने आप को नीचे गिरा लेने के सिवा कोई हल सुझाई नहीं दिया। नीचे गिर कर दोबारा संभलने के मुख्तलिफ दुराने में इसने एक तेज खरखराहट सुनी, ऐसी खरखराहट जैसे कोई जानवर को ज़िबा करते वक्त सुनाई देती है। अगले लम्हे सुनील किसी ज़िबा किए जाने वाले जानवर की तरह जमीन पर गिरा बुरी तरह तड़प रहा था। आलम शाह ने एक नज़र जमीन पर तड़पते सुनील और दूसरी विष्णा पर डाली। विष्णा आलम शाह पर किए गए वार की जद में इसके बजाय सुनील के आ जाने की वजह से सख्ता ज़्यादा सा रह गया था। आलम शाह ने इसके आफत का फायदा उठाया और इसकी कनपटी पर पूरी कुव्वत से एक जचा तुला मुक्का रसीद कर दिया। सख्त जान होने के बावजूद वो विष्णा इस मुक्के को नहीं झेल सका, वो त्योरा कर नीचे गिर गया। इसकी बेहोशी को यकीनी बनाने के लिए आलम शाह ने इसके सर पर पांव से ठोकर लगाई और एक बार फिर सुनील की तरफ देखा। इसके जिस्म को हल्के हल्के झटके लग रहे थे और ये बात वाज़ेह थी कि वो अपनी बची कुची आखिरी सांसें पूरी कर रहा है। इसे इसके हाल पर छोड़कर आलम शाह कमरे से बाहर जाने रास्ते पर बढ़ा। इतने हंगामे के बावजूद अभी तक किसी ने कोई मुदाखलत नहीं की, तो ऐसा लग रहा था कि वहाँ कोई ज़ी नफ्स मौजूद नहीं।
عالم شاہ محتاط قدموں سے چلتا ہوا انداز سے اخراجی راستے کی طرف بڑھنے لگا۔ اس کا ایک ہاتھ اپنے زخمی بازو پر جمع ہوا تھا۔ چاقو چھوٹے پھل کا تھا لیکن دھار خاصی تیز تھی، اس لیے ٹھیک ٹھاک زخم آیا تھا اور زخم سے مسلسل خون بہہ رہا تھا۔ خون کے اس بہاؤ کو روکنے کے لیے ہی اس نے زخمی بازو کو مضبوطی سے تھاما ہوا تھا اور جلد از جلد یہاں سے نکل جانے کی فکر میں تھا۔ ابھی وہ بیرون دروازے سے چند فٹ فاصلے پر تھا کہ دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا اور ایک شخص تیزی سے اندر داخل ہوا۔ روشنی کم تھی لیکن عالم شاہ نے فوراً ہی آنے والے کو پہچان لیا اور اس مختصر دورانی کے لیے تن جانے والے اعصاب ڈھیلے پڑ گئے۔ سائیں، آنے والے سے شناخت نہ کرتا یہ کیسے ممکن تھا؟ آپ ٹھیک تو ہیں سائیں؟ وہ بے تابی سے اس کی طرف بڑھا۔ میں زخمی ہوں سمجھ، لیکن تم یہاں کیسے پہنچے؟ اس نے حیرت کا اظہار کیا۔ آپ کو تو بہت سا خون بہ رہا ہے سائیں۔ روشنی کی کمی اور عالم شاہ کے سیاہ لباس کی وجہ سے سرمد پہلی نظر اس کا بہتا ہوا خون نہیں دیکھ سکا تھا، لیکن اب قریب سے دیکھا تو تشویش میں مبتلا ہو گیا اور اپنی جیب میں بڑا سا رومال نکال کر اس کے زخمی بازو پر باندھتے ہوئے بتانے لگا۔ میں ایک ملازم کے ساتھ شکیل صاحب کی گاڑی سے کچھ سامان نکالنے کے لیے پارکنگ کی طرف گیا تھا اور وہاں سے نکلتے ایک گاڑی کی پچھلی سیٹ پر آپ کو بند آنکھوں کے ساتھ بیٹھا دیکھا۔ مجھے فوراً اندازہ ہو گیا کہ آپ بے ہوش ہیں۔ میں نے کچھ سوچے سمجھے بغیر ایک موٹر سائیکل جھپکی اور اس گاڑی کے پیچھے دوڑا دی۔ گاڑی دور نکل گئی تھی، پھر بھی میں اسے پانے میں کامیاب ہو گیا، لیکن بدقسمتی سے اس علاقے میں داخل ہوتے وقت موٹر سائیکل کا ٹائر پنکچر ہو گیا اور آخری لمحوں میں تعاقب جاری نہ رکھ سکا، جس کی وجہ سے مجھے اس بات کا اندازہ نہیں ہو سکا کہ آپ کو کس بنگلے میں لے جایا گیا ہے۔ میں کافی دیر سے پورے علاقے میں چکراتا ہوا اس گاڑی کو ڈھونڈنے میں لگا ہوا تھا جس میں آپ کو لایا گیا تھا۔ اس بنگلے میں جھانکنے پر گاڑی دکھائی دی، لیکن بنگلے کا چوکیدار راہ میں آ گیا۔ اسے نمٹ کر اندر آ رہا تھا کہ آپ سے سامنا ہو گیا۔ ہمیں یہاں سے جلد از جلد نکلنا ہوگا سرمد، اندر ایک لاش پڑی ہے اور ساتھ ایک پولیس والا بھی ہے جو بے ہوش ہے۔ ایسا نہ ہو کہ یہاں رک کر ہم کسی مزید بڑی مصیبت میں پھنس جائے۔ سرمد کے بازو پر رومال باندھ دینے سے خون کا بہاؤ تقریباً رک گیا تھا۔ اس طرف سے مطمئن ہو کر اس نے سرمد کو کسی قدر حالات سے آگاہ کیا۔ اس کی لاش ہے سائیں، یہ آخر ہوا کیا ہے؟ سرمد کی تشویش میں اضافہ ہوا۔ ساری تفصیل میں تمہیں بعد میں بتاؤں گا، پہلے یہاں سے نکلنے کی کرو۔ ہمیں سواری کی ضرورت پڑے گی، فی الحال تو انہی کی گاڑی استعمال کرنا پڑے گی۔ تم اندر جا کر دونوں کی جیبیں چیک کر لو، دونوں میں سے کسی کے ایک پاس گاڑی کی چابی ہونا چاہیے۔ عالم شاہ اسے کہہ کر باہر نکل گیا۔ باہر کھلے حصے میں گاڑی کھڑی تھی اور اس گاڑی کے قریب ایک بندہ بے ہوش پڑا تھا۔ وہ گاڑی سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ سرمد نے باہر آنے میں اس کے توقع سے زیادہ وقت لگایا۔ اندر والے بندے کو باندھ کر آیا ہوں، اس کے ساتھ بھی یہی کرتا ہوں۔ اس نے عالم شاہ کو اطلاع دی اور چوکیدار کی مشکیں کسنے کے ساتھ ساتھ اس کے منہ میں کپڑا ٹھونس دیا۔ اس مقصد کے لیے اس نے یقیناً کسی بستر کی چادر اتار کر پھاڑی تھی۔ اس کام سے فارغ ہونے کے بعد وہ دونوں وہاں سے روانہ ہو گئے۔ ڈرائیونگ سیٹ پر سرمد تھا۔ عالم شاہ نے اسے راستے میں سارے حالات سے آگاہ کر دیا۔ یہ بہت خطرناک سچویشن ہے سائیں، پچھلا انتقامی کارروائی پر اترا ہے تو بہت مشکل ہو جائے گی۔ اس سنیل کے قتل کے کیس میں پھنسا بھی سکتا ہے۔ اس بنگلے میں فنگر پرنٹس اور خون کے نمونوں سمیت ایسے بہت سی شواہد ہیں جو ہماری وہاں موجودگی کا ثبوت ہوں گے۔ ان ثبوتوں کی مدد سے وشنا کوئی بھی کہانی بنا سکتا ہے اور ہمارا سب سے ویک پوائنٹ یہ ہے کہ ہم پاکستانی ہیں۔ بھارتی حکومت اور ادارے کسی بھی مرحلے پر ہم سے ہمدردی کا سلوک نہیں کریں گے۔ سارے حالات سن کر سرمد مضطرب ہو گیا۔ ہماری بات غلط نہیں، لیکن میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہمارا نیکسٹ اسٹیپ کیا ہونا چاہیے۔ عالم شاہ نے اپنی پیشانی رگڑ لی۔ ہمیں فوری طور پر پاکستان واپس جانا ہوگا، لیکن ظاہر ہے اس سے پہلے یہاں کسی کو اعتماد میں لے کر تعاون حاصل کرنا ہوگا۔ اب یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہوگا کہ اس مقصد کے لیے منتخب کسے کرتے ہیں۔ حسب معمول سرمد اس کا بھرپور ساتھ دے رہا تھا۔ چاچا صحیح سے بات کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ان کی عمر ایسی نہیں کہ وہ اس قسم کے مسائل کا سامنا کرے۔ عالم شاہ نے ارد گرد دوڑتے مناظر کو دیکھتے ہوئے کہا۔ جیسے جیسے گاڑی آگے بڑھ رہی تھی، شہر کی روشنی اور رونقیں کم ہوتی جا رہی تھی، جس بات کی علامت تھی کہ وہ سفر کرتے مضافات کی طرف جا رہے ہیں۔ نیاز شاہ کی رہائش کا مضافات نہیں تھی اور وہ اس کے سوا کہیں نہیں جا سکتے تھے۔ شکیل صاحب کے بارے میں کیا خیال ہے؟ مجھے خاصے سلجھے ہوئے اور سمجھدار انسان معلوم ہوتے ہیں۔ میرے خیال میں شکیل بھائی سے ہی بات کرنا مناسب رہے گی۔ عالم شاہ نے اسے اتفاق کیا۔ باقی کا راستہ خاموشی سے کٹا۔ منزل پر پہنچنے سے قبل انہوں نے ایک جگہ گاڑی چھوڑ دی اور پیدل نیاز شاہ کے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ یہ کیا ہوا جناب؟ دونوں گھر کے گیٹ پر پہنچے تو گیٹ میں موجود گارڈ عالم شاہ کی حالت دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ ایک چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، میں اپنے کمرے میں جا رہا ہوں، تم اختر کو وہاں بھیج دو، اور ہاں دیکھو کسی کو کچھ بتا کر پریشان کرنے کی ضرورت نہیں۔ گارڈ کو ہدایت دیتے آخر میں اس کا لہجہ سخت ہو گیا۔ اختر سے کہنا اپنے ساتھ فرسٹ ایڈ باکس بھی لے آئے۔ عالم شاہ آگے بڑھ گئے تو سرمد نے گارڈ کو ضروری ہدایت دی اور خود بھی عالم شاہ کے پیچھے چل پڑا۔ اسی اور اس گھر کی خاموشی ظاہر ہوتا تھا کہ مہندی کی تقریب کے لیے جانے والے ابھی تک لوٹ کر نہیں آئے۔ ان کی جلد آمد متوقع نہیں تھی کیونکہ یہ پہلے سے طے تھا کہ ویکشن رات بھر جاری رہے گا۔ آپ اپنی قمیص اتار دیں سائیں، فرسٹ ایڈ باکس آنے تک آپ کا زخم دھو کر صاف کر دیتا ہوں۔ سرمد کو اس کے زخمی بازو کی فکر تھی۔
आलम शाह ने बिना पसो पेश किए इसकी बात मान ली। चंद मिनटों में मुलाजमीन के इंचार्ज की हैसियत रखने वाला अख्तर फर्स्ट एड बॉक्स समेत वहाँ आ गया। इसके चेहरे पर तशवीश खड़ी थी। शकील भाई को इत्तला दो कि मैं और सरमद घर पहुंच चुके हैं, वो किसी बहाने से फौरी तौर पर यहाँ पहुंच जाए। अख्तर को किसी सवाल का जवाब का मौका दिए बगैर इसने इसे हुक्म दिया। इस दौरान सरमद अख्तर से फर्स्ट एड बॉक्स लेकर अपना काम शुरू कर चुका था। जख्म गहरा है सही, मैं बैंडेज कर रहा हूँ, लेकिन मेरे ख्याल में टाँके लगाने पड़ेंगे। जख्म की ड्रेसिंग करते हुए सरमद ने राय दी, बाद में देख लेंगे, अभी तुम ड्रेसिंग करके मुझे कोई पेन किलर दे दो। आलम शाह ने कुर्सी की पोस्ट से टेक लगाते हुए इसे जवाब दिया। शकील साहब को इत्तला दे दी है, वो घर वापस आ रहे हैं, मेरे लिए कोई और हुक्म। थोड़ी देर बाद में अख्तर ने आकर इत्तला दी, बस एक गिलास नीम गर्म दूध ला दो। जवाब सरमद ने दिया। अख्तर के दूध लाने तक वो ड्रेसिंग का काम मुकम्मल कर चुका था। नीम गर्म दूध के साथ पेन किलर लेकर आलम शाह सरमद की दरख्वास्त पर बिस्तर पर दराज हुआ तो इस पर गुनूदगी सी तारी हो गई। गुफ्तगू की आवाज़ सुनकर आंखें खोली तो पता चला कि शकील आ चुका है। ये सब क्या है आलम? तुम्हें कुछ अंदाज़ा है कि मैं इतनी देर से कितना परेशान हूँ? मुझे मुलाजिम ने बताया कि सरमद अचानक ही एक बंदे की मोटरसाइकिल छीन कर कहीं चला गया है। मुलाजिम ने बड़ी मुश्किल से इस बंदे को शोर हंगामा करने से रोका और मुझे इत्तला दी। इस बंदे को तो मैंने किसी तरह डील कर ली, लेकिन सरमद के साथ साथ तुम्हें भी गायब पाकर जितनी परेशानी हुई इससे बयान नहीं कर सकता। फैसल के ससुराल में मैं कोई भी सीन क्रिएट नहीं कर सकता, तो इसलिए खुद पर जबर करके बैठना पड़ा और अब अख्तर की काल पर बहाने से महफिल छोड़कर आया हूँ। क्या तुम मुझे बताओगे ये सब क्या है? शकील के चेहरे पर उलझन थी। बताने के लिए ही तो आपको जहमत दी है शकील भाई, लेकिन मेरी आपसे दरख्वास्त है, जो कुछ मैं आपको बताऊंगा इसे बहुत तहम्मुल और ठंडे दिलो दिमाग से सुनिएगा। आलम शाह जो बिस्तर पर उठ बैठा था संजीदगी से बोला, ठीक है, मैं पूरे तहम्मुल से तुम्हारी बात सुनूंगा, लेकिन इससे कबल तुम्हारे जख्म को मुआयना ज़रूरी है। अख्तर की ज़ुबानी तुम्हारे जख्मी होने की इत्तला सुनकर मैं फिर दोस्त को भी अपने साथ ले आया हूँ। फिर दोस्त के अलावा सजल भी मेरे साथ ही आई है। वो वहाँ अनकम्फर्टेबल थी, इसलिए मैंने इसे वापस ले आया। मुनासिब समझा, लेकिन इसे तुम्हारे बारे में कुछ इल्म नहीं। अभी इसे कुछ बताइएगा भी नहीं, बहुत हसास है, परेशान हो जाएगी। मुझे अंदाज़ा है। बहरहाल मैं फिर दोस्त को बुलवाता हूँ, तुम्हारे जख्म को देख कर ले, फिर तफसील से बात करते हैं। शकील कमरे से बाहर निकल गए और फिर दोस्त वहाँ आ गई। जख्म को मुआयना करके इसने सरमद के इस ख्याल की तौसीक करती कि टाँके लगाने पड़ेंगे। सरमद की मदद से तेज़ी और मुहारत से काम निपटा दिया। शायद इसे शकील की तरफ से कोई हिदायत मिली थी, जो खिलाफ मिजाज खामोश थी और जख्म के बारे में कोई बात पुरस नहीं की थी। इसके फारिग होने तक शकील लिबास तब्दील करके आ गया। फिर दोस्त सरमद खामोशी से बाहर निकल गए। सरमद अगरचे वाकिफ हाल था, लेकिन गुफ्तगू की नज़ाकत के पेश नज़र इसने इस मौका पर मौजूद रहना मुनासिब समझा था। बात बहुत नाजुक है शकील भाई, और यकीनन आपके मिजाज पर ग्राम गुजरेगी, लेकिन मेरे पास भी आपको आगाह करने के सिवा कोई चारा नहीं। जो कुछ बताना था इसे एक भाई के सामने बयान करना मुश्किल था, इसलिए इसे उम्मीद बांधना पड़ रही थी। तुम कहो आलम, मेरा वादा है कि मैं पूरे तहम्मुल से बात सब सुनूंगा। शकील ने इसे हौसला दिया। इस हौसले के साथ इसने अव्वल से आखिर सब कुछ बताना शुरू कर दिया। वो हस्बे वादा तहम्मुल से सुनते रहे, लेकिन तेरे के तासुरात से जाहिर था कि इस दास्तान में उजाला के किरदार ने इन्हें हैरत और दुख दिया है। दास्तान सुनील की मौत वाले हिस्से तक पहुंची तो इनके चेहरे पर गहरी तशवीश के बादल छा गए। सरमद का ख्याल है कि इन हालात में मजीद किसी परेशानी से बचने के लिए फौरी तौर पर पाकिस्तान वापस चला जाना चाहिए। फैसल की शादी में शिरकत न कर सकने पर मुझे भी अफसोस रहेगा, लेकिन मेरा भी यही ख्याल है कि सरमद की राय दुरुस्त है। सब कुछ कहने के बाद इसने आखिर में अपने फैसले से भी आगाह कर दिया। शायद तुम ठीक ही सोच रहे हो, लेकिन इतनी जल्दी भी ना करो। मैं पहले इस सिलसिले में किससे मशवरा कर लेता हूँ। शकील ने तजवीज़ दी। इस मौका पर इनकी बुर्दबारी काबिल तहसीन थी। उन्होंने अपना हर रद्दमल रोक गोया अपने ही अंदर रोक लिया था और आलम शाह से सिर्फ इस मसले के मुतालिक बात कर रहे थे। आप किससे मशवरा करेंगे? SSP साहिब से इस मौका पर हमारे काम आ सकते हैं, शकील ने राय दी। इसी वक्त पुरसुकून फजा में एक हंगामा सा जाग गया। वो फटने का वक्त हो चला था और मेहंदी के फंक्शन के लिए जाने वालों की वापसी हो गई थी। हंसते मुस्कुराते वापस आने वालों को अंदाजा नहीं था कि इस घर में कुछ लोग कितने परेशान हैं। आलम शाह बेख्तियार ही कमरे की खिड़की में जा खड़ा हुआ। कुछ गपियाँ करते हुए अंदर दाखिल होने वाले अफराद में उजाला भी शामिल थी। रात भर के जगाने के चेहरे पर थोड़ी सी कांतारी कर दी थी, लेकिन हुस्न का बागपन जूं का तू था। वो किसी की बात पर खिलखिलाकर हंस रही थी। अगर ये जान जाए कि इसका महबूब सुनील अब इस दुनिया में नहीं रहा तो ये क्या करेगी? आलम शाह के ज़हन में सवाल उभरा। इससे काबिल के वो अपने सवाल का मुमकिन जवाब सोचता। मोबाइल की घंटी ने इसकी तवज्जो उजाला पर से हटा दी। इसे पीछे मुड़कर देखा। शकील अपने मोबाइल पर आने वाली कॉल रिसीव कर चुका था। कॉल करने वाले ने जाने इन्हें क्या इतला दी थी कि इनके चेहरे की रंगत मुतगय्यर हो गई। आलम शाह ने इनके चेहरे के तासुरात को तशवीश से देखा। आप किसी तरह से थोड़ी देर के लिए रोके रखें SSP साहिब, मुझे अपने मेहमानों को महफूज करने की थोड़ी सी मोहलत दरकार है। शकील के मुंह से अदा होने वाले अल्फाज ने गोया
گواہی دی کہ ملنے والی بری اطلاع انہی کے لیے تھی۔ معزز سامعین حضرات، یہ داستان ابھی جاری ہے، بقیہ واقعات اگلی قسط میں دیکھتے رہیے اردو داستان۔ اللہ حافظ۔